हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल दीपक नर्सिंग कलेक्शन पर। हम बात कर रहे थे एम्स नागपुर के पेपर पर जो 28 फरवरी 2020 को हुआ था। हमने पिछले वीडियो में 25 क्वेश्चन तक बात कर ली थी, क्वेश्चन नंबर 25 तक। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है सर। ओस्क्यू मीन्स, क्वेश्चन पूछना चाहता है कि ओस्क्यू मीन्स ये फुल फॉर्म क्या है OSCE की। ऑप्शन नंबर ए है ऑब्जर्वेशन सब्जेक्टिव क्लिनिकल एग्जामिनेशन, सेकंड ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन, थर्ड ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्लिनिकल एग्जामिनेशन एंड फोर्थ है ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन। ओस्क्यू जो होता है वो स्किल टेस्ट और वाइवा के दौरान यूज किया जाने वाला एक प्रिंसिपल होता है, ठीक है, जिसका मतलब होता है ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मेज इज डेफिसिट इन, मक्का में किस एमिनो एसिड की डेफिशिएंसी होती है। ऑप्शन नंबर ए है थ्रियोनिन, बी है ट्रिप्टोफान, सी है मिथियोनिन एंड डी है ल्यूसीन। हम बता दें कि मक्का में ट्रिप्टोफान की डेफिशिएंसी होती है और इसी की वजह से पेलेग्रा रोग होता है, क्योंकि पेलेग्रा रोग जो होता है विटामिन B3 की कमी की वजह से होता है और B3 जो होता है नियासिन, वो ट्रिप्टोफान की वजह से बनता है। ट्रिप्टोफान नियासिन बनाता है और नियासिन जो है वो उसकी डेफिशिएंसी होने पर पेलेग्रा रोग होता है। पेलेग्रा रोग के 4 साइन होते हैं, 4D बोलते हैं जिसको। इसमें फर्स्ट है डर्मेटाइटिस, सेकंड है डायरिया, थर्ड है डिमेंशिया एंड फोर्थ है डेथ। तो इसका राइट आंसर है सेकंड, ट्रिप्टोफान डेफिसिट होता है मक्का में। अगला क्वेश्चन है द फॉलोइंग डिल्यूजन आर कॉमन इन डिप्रेशन एक्सेप्ट। कौन सा डिल्यूजन जो होता है वो डिप्रेशन में कॉमन होता है किसी एक को छोड़ के। एक्सेप्ट पूछ रहा है, वो अपवाद पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए है डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म, बी डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, सी है डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर एंड डी है डिल्यूजन ऑफ पॉवर्टी। डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म की बात करें तो निहिलिज्म का मतलब होता है एवरीथिंग इज अनरियल। पेशेंट समझता है कि कुछ भी सही नहीं है, रियल नहीं है, कोई भी इस दुनिया में मेरे लिए नहीं है या मैं भी इस दुनिया में नहीं हूँ, सही नहीं हूँ। थिंग्स डू नॉट एग्जिस्ट, कोई भी यहाँ सही नहीं है। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन का मतलब होता है वो शक करता है, पैरानोइड ही बोलते हैं इसको, किसी दूसरे पे शक करने लग जाता है। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर का मतलब होता है एक्सपेंसिव डिसऑर्डर, अपने आप को हाइपर समझने लगता है, हायर समझने लगता है, सबसे ऊंचा समझने लगता है। डिल्यूजन ऑफ पॉवर्टी का मतलब आइसोलेशन, सोशल आइसोलेशन एंड साइलेंट, चुपचाप बैठा रहता है, उसके जो फेस है वो एक पॉवर्टी के रूप में हो जाता है, उसके पास कुछ नहीं है बोलने को, आइसोलेशन एंड साइलेंट रहता है। तो यहाँ आंसर है डिप्रेशन है तीनों, निहिलिज्म, परसिक्यूशन और पॉवर्टी। जबकि ग्रैंडियोर क्या है, एक्सपेंसिव है, अपने आप को हायर समझ रहा है वो, तो ये डिप्रेशन का नहीं है, ये मेनिया का है, ठीक है। मेनिया में डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर दिखाई देता है, जबकि निहिलिज्म, परसिक्यूशन ऑफ पॉवर्टी डिप्रेशन में होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मोटिलिन इज सिक्रेटेड बाय सेल इन, मोटिलिन किस सेल से सिक्रेट होता है, किस सेल के द्वारा सिक्रेट होता है। ऑप्शन ए है लीवर, बी पेनक्रियाज, सी इसोफेगस एंड डी है इलियम। इसका राइट आंसर है इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है इलियम, जो लास्ट पार्ट होता है वही मोटिलिन सिक्रेट करता है। और मोटिलिन जो है कॉन्ट्रैक्शंस को, स्मूथ मसल के कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ा देता है, जिससे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट आते हैं। अगला क्वेश्चन है द पेशेंट हैज़ टू अंडरगो ए लूप इलेक्ट्रोसर्जिकल इंसिजन प्रोसीजर, एक्सीजन प्रोसीजर है,
Which of the following represent the potential long term complication from this procedure? इस प्रोसीजर से एक लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस कौन सा रिप्रेजेंट होता है? इस जो लीप जो प्रोसीजर कर रहे हैं उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस होता है। ऑप्शन नंबर ए है सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी एंड सर्वाइकल स्टेनोसिस, बी है कॉन्स्टिपेशन, सी है हर्निया एंड इंट्रापेरिटोनियल एडेशंस, डी है एब्सेस। लीप जो होता है वो सर्वाइकल कैंसर में यूज़ किया जाने वाला एक प्रोसीजर होता है। एक एक स्मॉल जो इलेक्ट्रिक वायर होता है ना, एक लूप की तरह होता है वायर, इलेक्ट्रिकल वायर जो यूज़ करते हैं सेल्स को हटाने के लिए। जो एबनॉर्मल सेल्स हुई है सर्वाइकल सर्विक्स के अंदर, उनको हटाने के लिए हम लीप प्रोसीजर यूज़ करते हैं और इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन जो होता है वो है सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी और सर्वाइकल स्टेनोसिस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है नर्सिंग केयर दैट इज बेस्ड ऑन आइडेंटिफाइंग एंड मीटिंग द नीड ऑफ ए पेशेंट इज कॉल्ड। ऐसी कौन सी नर्सिंग केयर जो आइडेंटिफाइंग और पेशेंट की नीड के ऊपर बेस्ड है? ठीक है, नीड पर बेस्ड है, कौन सी नर्सिंग केयर बोलते हैं उसको? ऑप्शन नंबर ए हेगार साइन, नो ये तो एक साइन है। दूसरा है गोल ओरिएंटेशन, तीसरा क्लाइंट ओरिएंटेड एंड फोर्थ है प्रायोरिटाइजेशन। इसका आंसर है क्लाइंट ओरिएंटेड। अगर क्लाइंट ओरिएंटेड जो नर्सिंग केयर होती है वो बेस्ड होती है आइडेंटिफाइंग और मीटिंग नीड ऑफ द पेशेंट के ऊपर। अगला क्वेश्चन है व्हेन पाल्पेटिंग एन एब्डोमेन ऑफ हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस इन्फेंट द नर्स फाइंड। एक पाइलोरिक स्टेनोसिस वाला बच्चा है, उसके जो एब्डोमेन को पाल्पेट कर रही है नर्स, तो क्या फाइंड करेगी? कौन सा सिम्टम्स जो होता है मेजर सिम्टम्स वो हम फाइंड करेंगे? ऑप्शन नंबर ए रिदमिक पेरिस्टालसिस वेव इन लोअर एब्डोमेन, डिस्टेंडेड कोलोन, एन ओलिव साइज मास इन राइट अपर एब्डोमेन, ए मार्क्ड टेंडरनेस अराउंड द एब्डोमेन। ऑप्शन नंबर सी देखिए, एन ओलिव साइज मास, ओलिव शेप मास इन राइट अपर एब्डोमेन या एपिगैस्ट्रिक रीजन के अंदर हम फील करेंगे ओलिव शेप मास को पाइलोरिक स्टेनोसिस वाले पेशेंट में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है नर्सिंग हैज़ ए कोड ऑफ एथिक्स दैट प्रोफेशनल रजिस्टर्ड नर्स फॉलो एंड ऑप्शन नंबर ए है प्रोटेक्ट द क्लाइंट फ्रॉम हार्म, बी इम्प्रूव सेल्फ हेल्थ केयर, सी डिफाइन द प्रिंसिपल बाय विच नर्स प्रोवाइड केयर टू देयर क्लाइंट एंड डी है एंश्योर आइडेंटिकल केयर टू ऑल क्लाइंट्स। पूछ रहा है कि नर्सिंग हैज़ ए कोड ऑफ एथिक्स, नर्सिंग जो है कोड ऑफ एथिक्स रखती है जो प्रोफेशनल रजिस्टर्ड नर्स फॉलो करती है। इसके अलावा क्या चीज़ है जिसे भी नर्स फॉलो करती है और वो कोड ऑफ एथिक्स का ही एक पार्ट है? तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, डिफाइन द प्रिंसिपल बाय विच नर्सेज प्रोवाइड केयर टू देयर क्लाइंट। क्लाइंट को केयर प्रोवाइड करने के दौरान जो प्रिंसिपल्स डिफाइन होते हैं, जो प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं, वो भी कोड ऑफ एथिक्स के ही द्वारा दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सोशलाइजेशन इनटू वन प्राइमरी कल्चर एज ए चाइल्ड इज नोन एज। सोशलाइजेशन जो एक प्राइमरी कल्चर के रूप में होता है या बच्चा जिसे सीखता है उसको क्या बोलते हैं हम? एनकल्चरेशन, बाईकल्चरेशन, एक्लचरेशन एंड एसिमिलेशन। ऑप्शन नंबर ए है एनकल्चरेशन। एनकल्चरेशन का मतलब है जो पीपल्स या लोग जो सीखते हैं, लर्न द डायनेमिक ऑफ देयर सराउंडिंग्स, जो आसपास में जो डायनेमिक सराउंडिंग है उससे कुछ सीख रहे हैं, ठीक है, जिसमें कल्चर, ठीक है, जो भी कल्चर सीख रहे हैं सराउंडिंग से या एक्वायर कर रहे हैं वैल्यू नॉर्म्स, उसको हम एनकल्चरेशन बोलते हैं। एक सोशलाइजेशन की प्रोसेस होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है रोस्टेज इंक ब्लॉट टेस्ट थेमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट आर बेस्ड ऑन फिनोमिना ऑफ ऑब्जर्वेशन, प्रोजेक्शन, आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रांसफरेंस।
ये एक टेस्ट है, साइकोलॉजिकल टेस्ट बोलते हैं जिसको, जो प्रोजेक्शन डिफेंस मैकेनिज्म होती है वहाँ यूज़ किया जाता है इसको। वहाँ क्या करते हैं, इसमें पर्सनालिटी, कैरेक्टरिस्टिक और इमोशनल फंक्शंस को एग्जामिन किया जाता है पेशेंट के। तो इसका राइट आंसर है बी, प्रोजेक्शन में इस टेस्ट को यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइजीन फैक्टर एंड मोटिवेशनल फैक्टर आर की कंसेप्ट इन। हाइजीन फैक्टर और मोटिवेशनल फैक्टर किस थ्योरी के की कंसेप्ट होते हैं? फर्स्ट है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, सेकंड है गोल सेटिंग थ्योरी, थर्ड है हर्ट्ज़बर्ग टू फैक्टर थ्योरी एंड फोर्थ है मास्लो हायरार्की ऑफ नीड। ऑप्शन नंबर सी है हर्ट्ज़बर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी में ही हाइजीन और मोटिवेशनल फैक्टर्स एक की कंसेप्ट के रूप में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज आर। एक नॉर्मल जो आइडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है बेल शेप, इट्स सेकंड है इट्स सिमेट्रिकल अराउंड द मीन, थर्ड है प्रेस्क्रिप्शन एंड फोर्थ है मीन, मीडियन एंड मोड डू नॉट कोइंसाइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बेल शेप का होता है एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये क्वेश्चन अपने स्टैटिस्टिक का है। राइट आंसर ए है, बेल शेप होता है। अगला क्वेश्चन है, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ कीमोथेरेपी वाज प्रपोज्ड बाय। मॉडर्न कंसेप्ट, जो कीमोथेरेपी का मॉडर्न कंसेप्ट है वो किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए है जोसेफ लिस्टर, बी मैट चिनकॉफ, सी पॉल आर्लिच एंड डी है फ्रेंकेल। तो ऑप्शन नंबर ए है जोसेफ लिस्टर, उसी ने मॉडर्न कंसेप्ट दिया था कीमोथेरेपी का। अगला क्वेश्चन है, एपिडेमिक ड्रोपसी इज ड्यू टू। एपिडेमिक ड्रोपसी क्या होते हैं ये समझो पहले। एपिडेमिक ड्रोपसी होती है एक फॉर्म होती है एडिमा की जो एक्सट्रीमिटीज़ में रहती है। एक ऐसा एडिमा जो एक्सट्रीमिटीज़ में होता है, और होता क्यों है? पॉइजन की वजह से होता है। एक जो पेड़ होता है, एक खरपतवार यूँ समझ लो, खरपतवार होता है आर्जेमोन मैक्सिकाना, जो खेतों में उगता है, इसमें कांटे भी आते हैं। ठीक है, उसको खाने की वजह से पॉइजन होता है और उस पॉइजन की वजह से एडिमा होता है एक्सट्रीमिटीज़ में, उसे हम एपिडेमिक ड्रोपसी बोलते हैं। ये होता किसकी वजह से? कौन सा आयन होता है उसके अंदर, उस पेड़ के अंदर या उस खरपतवार के अंदर कौन सा आयन होता है जिसकी वजह से एपिडेमिक ड्रोपसी होती है? ऑप्शन ए है BOAA, बी है सैंग्यूनेरिन, डी है आर्गोट एंड डी है एफ्लेक्टोक्सिन। ऑप्शन नंबर बी है सैंग्यूनेरिन। ये आर्जेमोन मैक्सिकाना प्लांट में होता है, इसको खाने से पॉइजन होता है और उसी की वजह से जो एपिडेमिक ड्रोपसी होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, द कंटिन्यूइंग प्रोसेस ऑफ मेजरिंग सर्विसेज प्रोडक्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट इन क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस इज नोन एज। ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि एक प्रोसेस होती है मेजरिंग की, कोई भी सर्विस हो, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट हो या प्रैक्टिस हो, जो एक स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट हम उसको अश्योर करते हैं, एग्जामिन करते हैं, उसे उस क्वालिटी एश्योरेंस को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए है क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, बी बेंच मार्किंग, सी ऑडिटिंग एंड डी है क्वालिटी एश्योरेंस। राइट आंसर है बेंच मार्किंग बोलते हैं हम किसी स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनाइजेशन को कंपेयर करना किसी लोवेस्ट ऑर्गेनाइजेशन से या उसके प्रोडक्ट से, प्रैक्टिसेस से, तो उसको हम बेंच मार्किंग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, द जेनेटिक मटेरियल डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड मीन्स DNA इन कंटेंट इन DNA जेनेटिक मटेरियल जो सेल के किस पार्ट में पाया जाता है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर है क्रोमेटिन, बी है न्यूक्लियोलाई, सी है क्रोमोसोम एंड डी है न्यूक्लियस।
तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए आरएनए होते हैं, सेल के न्यूक्लियस में होते हैं, तो राइट ऑप्शन है डी। अगला क्वेश्चन है कीटोन बॉडीज आर फाउंड इन यूरिन ऑफ पेशेंट विद अनकंट्रोल्ड डायबिटीज ड्यू टू। ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, बी है डिकम्पोजिशन ऑफ एक्सेस शुगर इन ब्लड, सी है इम्पेयर्ड किडनी फंक्शन एंड डी है इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन। ये पूछ रहा है कीटोन बॉडीज आर फाउंड इन यूरिन। अगर डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ मेलाइटस होता है तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट टूटते हैं, फिर प्रोटीन टूटता है एंड देन फैट टूटता है। तो फैट का अगर एक्सेसिव मेटाबॉलिज्म होने लग जाए, फैट ज़्यादा मात्रा में एनर्जी देने लग जाए टूट टूट के, तो उसकी वजह से कीटोन बॉडीज़ बनती है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ए है इसका, इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट की वजह से ही कीटोन बॉडीज़ बनती है और वही कीटोन बॉडीज़ यूरिन से पास आउट होती है। अगला क्वेश्चन है द बेस्ट एंड सेफेस्ट मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इज। बेस्ट सबसे अच्छा और सेफ स्टेरिलाइजेशन का मेथड कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है इमर्जन इन केमिकल जर्मिसाइड्स, बी है फ्लेमिंग, सी है ऑटोक्लेविंग और डी है बॉइलिंग फॉर 30 मिनट। तो बेस्ट और सेफेस्ट मेथड होता है ऑटोक्लेविंग। और ऑटोक्लेविंग की बात करें तो जब आर्टिकल्स को ऑटोक्लेव किया जाता है तो 160 डिग्री तो टेम्परेचर होता है, ठीक है, 15 पाउंड प्रेशर होता है पर इंच स्क्वायर होता है। हर इंच प्रत्येक 1 इंच स्क्वायर के अंदर 15 पाउंड प्रेशर लगता है, 160 डिग्री का टेम्परेचर होता है और 15 से 20 मिनट तक स्टेरिलाइज किया जाता है। उसको हम ऑटोक्लेविंग बोलते हैं। राइट आंसर सी है ऑटोक्लेविंग। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेजर नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन एडमिनिस्ट्रिंग सल्फोमाइड प्रिपरेशन। सल्फोमाइड प्रिपरेशन के दौरान नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, मेन नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? ऑप्शन नंबर है मॉनिटर चाइल्ड टेम्परेचर, बी वेट द चाइल्ड डेली, सी गिव मिल्क विद मेडिकेशन एंड डी है एडमिनिस्टर द ड्रग एट प्रेस्क्राइब्ड टाइम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगर हम सल्फोमाइड्स दे रहे हैं बच्चे को, प्रिपरेशंस दे रहे हैं बच्चों को, तो वहाँ ड्रग्स का टाइम जो है प्रेस्क्राइब किया गया है, जो टाइम उसी टाइम पे देना है, यही उसकी नर्सिंग मेजर नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है द विसरल प्लूरा इज। विसरल प्लूरा क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए है मेम्ब्रेन लाइनिंग सरफेस ऑफ द लंग्स, बी द मेम्ब्रेन लाइनिंग द वॉल ऑफ थोरेसिक कैविटी, द थिनेस्ट पोर्शन ऑफ पेरिटोनियम एंड डी है द फ्लूइड अराउंड द लंग्स। तो विसरल दो टाइप की प्लूरा होती है, पेराइटल प्लूरा होती है और विसरल प्लूरा होती है। पेराइटल प्लूरा जो होती है वो आउटर लेयर होती है प्लूरा की, ठीक है, आउटर लेयर होती है, और विसरल प्लूरा होती है वो इनर लेयर होती है। इनर लेयर होती है लाइनिंग सरफेस होती है लंग्स की, जो लंग्स को कवर करके रखती है वो विसरल प्लूरा होती है। तो इसका राइट आंसर है द मेम्ब्रेन लाइनिंग सरफेस ऑफ द लंग्स। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन थेरेपेटिक कम्युनिकेशन। नॉन थेरेपेटिक कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल, टेक्निक का एग्जाम्पल कौन सा है? बेस्ट नॉन थेरेपेटिक कम्युनिकेशन, गिविंग एडवाइस, फोकसिंग, रेस्टेटिंग एंड पैराफ्रेसिंग। तो ऑप्शन नंबर ए है गिविंग एडवाइस, नॉन थेरेपेटिक का है, और ये तीनों के तीनों फोकसिंग, रेस्टेटिंग और पैराफ्रेसिंग ये थेरेपेटिक कम्युनिकेशन की टेक्निक होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मेजर अप्रोचेज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग आर। प्रॉब्लम सॉल्विंग की मेजर अप्रोचेज कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर ए है इंडक्टिव, डिडक्टिव, एक्टिव, एनालिटिक, बी है इंडक्टिव, डिडक्टिव, पर्पसिव, सिंथेटिक, सी है इंडक्टिव, डिडक्टिव, इनिशिएटिव और सिंथेटिक, और डी है इंडक्टिव, डिडक्टिव, एनालिटिक और सिंथेटिक। इनिशिएटिव और पर्पसिव को छोड़ दो और सभी प्रॉब्लम सॉल्विंग की अप्रोच होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, इंडक्टिव, डिडक्टिव,
एनालिटिक और सिंथेटिक। अगला क्वेश्चन है अक्यूट इलनेस रेफर टू एन इलनेस दैट। अक्यूट इलनेस किस इलनेस को रेफर करती है या किस टाइप अक्यूट इलनेस किसे बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए है इज़ लॉन्गर देन 6 मंथ एंड कैन ऑल्सो अफेक्ट फंक्शनिंग इन एनी डायमेंशंस। बी है इज़ सिनोनिमस विद डिजीज। सी है हैज़ अ शॉर्ट ड्यूरेशन एंड इज सीवियर। डी है कोजेज एंड इरिवर्सिबल कंडीशंस। ऑप्शन नंबर सी देखिए हैज़ ए शॉर्ट ड्यूरेशन एंड सीवियर, कम समय के लिए होती है लेकिन भयंकर होती है, सीवियर होती है, उसे हम अक्यूट इलनेस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कास्टल इज सिक्रेटेड बाय। इंट्रिंसिक फैक्टर किस सेल से सिक्रेट होता है? ऑप्शन नंबर ए है पैराइटल सेल, बी है म्यूकस सेल, सी है बी सेल और डी है चीफ सेल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, पैराइटल सेल से ही सिक्रेट होता है इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर का जो काम होता है, फंक्शन होता है, वो B12 के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। म्यूकस सेल्स म्यूकस का सिक्रेट करती है। बी सेल्स एक WBC का टाइप होती है जो एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करती है, जिसे बीटा लिम्फोसाइट भी बोलते हैं। और चीफ सेल्स जो होती है वो HCl को सिक्रेट करती है। HCl जो स्टमक में होता है और पाचन में मदद करता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है। थैंक यू।